Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, ठीक है जी। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे अराउंड 30+ MCQs रहेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटिक्स में से डिस्कस करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हुई हैं, जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, चाहे चार्टर एक्ट हो, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट्स हो, जितने भी एक्ट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये प्योरली NCERTs के बेस पे रहेगा, ठीक है ना। तो जितने भी 6 से 12 तक NCERTs में आते हैं क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से, और जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है जी। आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये वीडियो थोड़ा लेवल अप रहेगा। इसके क्वेश्चन जो रहेंगे वो लेवल अप रहेंगे, थोड़े हाई लेवल के रहेंगे। वो छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वन लाइनर, जिस तरह कोई पूछ लेंगे कि वन लाइनर होते थे पहले टाइम पे जी, सीधा क्वेश्चन है हु इज दिस, तो उसका ये आंसर हु इज द फर्स्ट, हु इज द लास्ट, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर होंगे तो कुछ असर्शन और रीजन के ऊपर होंगे, तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है जी। ये वीडियो लेक्चर इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है जी। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आराम से देखना है। इसके बीच एक्सप्लेनेशंस भी रहेंगी, कौन सा एक्ट क्या कहता है और कौन सा एक्ट क्या कहता है और कौन कौन सी वहां पे डेवलपमेंट या चेंज हुए थे, ठीक है। ज्यादा मैं आपका टाइम इंट्रो में नहीं लेता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट the first step taken by the British government to control and regulate the affair of the East Indian Company? इस क्वेश्चन का ये मतलब रहेगा सीधा सीधा सिंपल सा कि कौन सा पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी कर पाए और उसके जो अफेयर्स हैं उसको रेगुलेट और कंट्रोल दोनों कर पाए, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1793। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या होता है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first act of the British Parliament to exercise indirect control over this affair of the East India Company that is ruled in India, ठीक है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर जो था गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था कि जितने भी इसके अफेयर्स हैं और उसको रेगुलेट भी किया जाए और उसको कंट्रोल भी किया जाए, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पहला स्टेप उठाया था। अगर हम इस 1773 एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करें, तो इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम एक डीप फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई थी। मतलब जितने भी लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बड़ा फाइनेंशियली जो था वो पैसों की जरूरत पड़ी। तो वो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कुछ पैसे लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, याद रखें ये क्वेश्चन भी बढ़ सकता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ पैसे उन्होंने लिए और कुछ पैसे उन्होंने किससे लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए। किससे लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए, क्योंकि द कंपनी वाज इंपॉर्टेंट टू ब्रिटेन। इसलिए जरूर थी क्योंकि ये यहां पे क्या कर रही थी, मोनोपोली थी, ठीक है ना। मोनोपोली, सिंगल एक ऐसी कंपनी थी, मोनोपोली क्या कहते हैं, सिंगल कंपनी थी। इट वाज अ मोनोपोली कंपनी इन इंडिया एंड इन द ईस्ट एंड द मेनी इन्फ्लुएंशियल पीपल वर द शेयर होल्डर्स। बहुत सारे जो पीपल थे वो इसमें शेयर होल्डर थे, अकेली कंपनी थी। तो ये एक्ट इसलिए हुआ था, पहला स्टेप था, ताकि इसके जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब कंट्रोल कर रहे थे या रेगुलेट कर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल किया था इस एक्ट के ऊपर, ठीक है जी। इतना क्वेश्चन रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट
कौन सा एक ऐसा एक्ट है? द प्रोविजन वॉज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कौन सा एक ऐसा इनमें से एक्ट है? ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, तो इनमें से कौन सा प्रोविजन था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, उसको इस्टेब्लिश किया जाए? तो क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था? सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा अपना ऑप्शन ए, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये प्रोविजन किया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है वो हमने इस्टेब्लिश करना है। सीधी सीधी बात है कि आपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें से आपने रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पूरे का पूरा पढ़ के जाना था। अगर मैं इस क्वेश्चन की कुछ और बात करूं, कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं। यहां पूछ लेंगे जी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर कितने थे? तो आपने बोलना है कितने थे? 24 मेंबर थे कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, और हम कहते हैं क्या, फोर्ट विलियम एलिवेट टू द स्टेटस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फॉर विलियम, ठीक है जी। तो वार्न हेस्टन उस टाइम क्या होते, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, याद रखें। और जो ये जो कलकत्ता का हाई कोर्ट था, ये जो कलकत्ता का हाई कोर्ट था, इसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो ये फिर कब बना था? 1774 को बना था। उसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस था, और उस टाइम जो पहला चीफ जस्टिस था उनका क्या नाम था? उनका नाम था सर, याद रखें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर इलियाज इम्पे, सर इलियाज, ठीक, याद करें, इलियाज इम्पे, ठीक है जी। इम्पे ये थे क्या थे, कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट थे। और उसके साथ क्या थे, 3 जो थे वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, जो वो भी रखे गए थे इसमें, इस पूरे एक्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है आस्ते आस्ते आपने याद करनी है रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर आप रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। जैसा कि आप सब जानते हैं ना, आज 10th ऑफ फरवरी है, 10th ऑफ फेब 2025 है, याद रखें, ठीक है जी। सो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। पहला एक ऐसा कौन सा डेफिनेट स्टेप था जिसने क्या किया था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल किया जाए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल था वो किस एक्ट के तहत आया था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है जी। इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कर दिया था क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकता है, और ये क्वेश्चन जो है आई थिंक काफ़ी सारे एग्जाम में पढ़ा भी होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है ना। वो वन लाइनर तो आप नहीं चलेंगे, वन लाइनर वाला जो रिवाज है ना कि एक कहते हैं वन लाइनर आएगा क्वेश्चन, हु इज़ दिस तो हु इज़ दैट, वो वाला पैटर्न थोड़ा सा आजकल खत्म हो गया, ठीक है ना। आजकल वो सीधे स्टेटमेंट के ऊपर जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर टफ कर सकता है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू, किस किस के लिए? नंबर 1 रहेगा हमारे पास, इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया के ऊपर था? अभी ऊपर पढ़ा हमने। उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या ये भी था उसमें? और ऑप्शन 3 रहेगा, एंड द ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, या जो इंडिया में ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसको खत्म करना था, ये चीज़ें थी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मेंशन था, सीधी सी बात है, ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन करी गई थी उन्होंने, तो ये चीज़ भी मेंशन करी गई है, तो है वहाँ पे।
ऑप्शन नंबर सेकंड था गवर्नर, अभी मैंने ऊपर बोला था कि गवर्नर जनरल जो था वो फॉर विलियम की वारन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ड्यूल सिस्टम इन्होंने गवर्नमेंट का बंद किया था, क्योंकि वो खाली ब्रिटिश कंट्रोल इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश कर रहा था इनके ऊपर, ईस्ट इंडिया के ऊपर। तो मतलब वो अब पहले ब्रिटिश यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अलग से अपना सिस्टम चला रही थी और ब्रिटिश वहाँ पे अलग से चला रही थी, मतलब ड्यूल सिस्टम था। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो ड्यूल सिस्टम जो था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब वहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल जो था वो इनका जो रूल था वो चलेगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो अब स्टेटमेंट्स में देखें तो ऑप्शन 1 2 3 तो तीनों के तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर रहेगा। देखो स्टेटमेंट के ऊपर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो लापरवाही से नहीं, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखें। विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज आल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 कहा जाता है। ठीक है जी, 1784 कहा जाता है। मतलब जो शॉर्ट कमिंग थे रेगुलेटिंग, मतलब जो उसमें जो कमियां थी उसको रिव्यू करने के लिए जो था वो कौन सा एक्ट जो था वो एड्रेस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है जी, विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेट। कुछ चीज़ें सारी एक एक्ट में तो नहीं आ सकती ना, इसलिए एक और एक्ट इज आल्सो नोन एज द रेगुलेट इन ईस्ट इंडियन कंपनी एक्ट 1874। तो वो कौन सा एक्ट था? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये रहेगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, जो शॉर्ट कमिंग को डिस्कस करने के लिए आया था। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये क्या था पिट्स इंडिया एक्ट 1784? इसमें क्या था, अगर इसकी हम बात करें, दिस एक्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन intended to address the shortcoming of the regulating act of 1773। तो इसमें क्या था, एक सुपरविजनरी रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जितने भी कंपनी के अफेयर जो फेल हुए थे टू कंट्रोल द नेपोटिज्म, मतलब जो ब्रिटिश थे वही नेपोटिज्म अपने ही चला रहे थे, अंग्रेज हैं तो अंग्रेज ही रहेंगे। ठीक है जी, सारा नेपोटिज्म का यहाँ पे कंसेप्ट आना शुरू हो गया, तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी, तो उसने क्या किया, नहीं जी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया जाए। तो इसमें क्या होता था, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल रैदर देन हैविंग रेगुलेटिंग रोल, कि हम सीधा करेंगे, ये नहीं होगा कि हम वहाँ से बैठ के कुछ काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश जो कंपनी का अफेयर है वो सीधा ब्रिटिश के पास चला जाता है, सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। तो इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, क्रिएट करते थे, बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं कंट्रोल हुआ था क्रिएट, जिसमें क्या थे 6 मेंबर, आई थिंक अराउंड 6 मेंबर थे जिन्होंने ये किया था। उसमें से क्या थे, 2 मेंबर जो थे तो ब्रिटिश कैबिनेट के थे, और जो बाकी 4 मेंबर थे वो प्राइवी काउंसिल के थे, याद रखें PRIVY प्राइवी काउंसिल के मेंबर थे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी प्राइवेट काउंसिल ये जो बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसमें एक बंदा प्रेसिडेंट भी होता था, तो वो जो था वो विच इफेक्टिवली बिकम द मिनिस्टर ऑफ अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी का जो वो अफेयर बनता था। ये वाली इतनी चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, the act during the regime of the East Indian Company that is responsible for the paving way for the shipment of opium to the China। मतलब कौन सा एक्ट रेजिमी एक्ट था जो क्या करता था, शिपमेंट ऑफ ओपियम जो था वो क्या करता था, चाइना से शिपमेंट लेता था, और शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, याद रखें। ठीक है जी, अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडियन कंपनी मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, के जो मोनोपोली थी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अबॉलिश खत्म की जाएगी। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो किस एक्ट में इन्होंने कहा था। देखो ये जो ऊपर पढ़ा है कि जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, उनका जो कंट्रोल था वो सीधा सीधा ब्रिटिश के पास चला गया, तो उन्होंने जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो कम की। तो शॉर्ट कमिंग कम करने के लिए ही तो ये सारा काम किया था। फिर उन्होंने जो था वो सीधा सीधा ब्रिटिश ने अपने ऊपर ये ले लिया था। तो इसको कहेंगे, ये जो रहेगा इसका रहेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये रहेगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है जी, याद रखें ये वाली चीज़ कि ये जो ब्रिटिश अफेयर्स था जिसने अबॉलिश किया था ईस्ट इंडियन कंपनी का मोनोपोली ट्रेड ओवर दिस ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिया के ऊपर जो ट्रेड था उनका मोनोपोली थी, जो मोनोपोली बना के बैठे थे कि जी नहीं और कोई नहीं काम कर सकता, जो हैं हम ही हैं। तो उन्होंने ये क्या किया, ब्रिटिश ने कहा नहीं भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आप भागो, कंट्रोल हम करेंगे, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही चला रहे थे। सपोज हुकूमत मेरी हो तो चलाए बंदा कोई और, अब वो अपनी मनमर्जी करे वैसा तो हो नहीं सकता ना, होगा वही जो जिसकी हुकूमत है वही काम करेगा। तो ये अपने हिसाब से चला रहे थे उस कंपनी में, रूल एंड रेगुलेशन यहाँ तो जिन्होंने भेजा उनके बारे में सोच ही रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ये ट्रेड की जो मोनोपोली थी, सिंगल मतलब है, एक होता है मोनोपोली, एक होता है उसके बाद ये अपने मोनोपोली पड़ा, मतलब जिस तरह मोनोपोली में आपको सीधा सीधा बताता हूँ। सपोज हम बाज़ार में हैं, मेरे पास एक कंपनी है, सपोज मैं डेटोल की बात कर लेता हूँ, डेटोल की कंपनी मेरे पास है। तो इस पूरे हम चाहे पुंछ की बात करें, चाहे हम सुरनकोट की बात करें, चाहे हम बच्चे गुंतरिया में बैठे वहाँ की बात करें, तो सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ सुरनकोट में, तो मेरे पास डिटोल की मोनोपोली है, खाली डिटोल में ही बेच सकता हूँ। तो ना वो पूंछ वाले बेचेंगे, ना गुंतरिया वाले बेचेंगे, ना मंडी वाले बेचेंगे, वो खाली मैं ही बेचूंगा। तो मैं मोनोपोली हो गया, मतलब मैं अकेला बंदा हूँ जो बेच रहा हूँ इसको, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। अब बाकी भी तो बेच सकते हैं, इनका क्या कसूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, मोनोपोली हमारी खत्म होनी चाहिए। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके रिलेटेड कौन कौन से जो है स्टेटमेंट ठीक है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड फॉर चाइना, कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो खाली इंडिया की ख़त्म की जाए, लेकिन जो टी आती है चाइना और ट्रेड करते हैं हम चाइना के साथ, वो ख़त्म ना हो। दूसरा इसमें है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी, कि जो उसकी जो सोवरेनिटी है कि वही राजा है तो वही रहेगा। ऑप्शन ये 3 स्टेट द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, क्या वो ये सारे का सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कंट्रोल करेगी? तो ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं, खाली ब्रिटिश नहीं कर रही थी, क्योंकि राजा महाराजा भी तो थे तब कुछ। तो इसका ये तो ख़त्म हो गया था, ठीक है जी। चाइना के लिए टी और ट्रेड जो था वो बंद नहीं किया था। उसके बाद सोवरेनिटी उसी की रहेगी। तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 किस में है? 1 एंड 2 किस में? ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुने गौर से, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना, इसमें एक चार्टर एक में फंस जाता है एक्ट। याद करोगे चार्टर एक्ट 1813, आप 1834 का लिख दोगे, 1853 का लिख लोगे, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए इसको बड़े गौर और ध्यान से देखना पड़ता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। तो फाइनली जो था ईस्ट इंडियन कंपनी की कौन सी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी जो कि ख़त्म कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। इन्होंने ये क्या किया था कि जो कमर्शियल एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दी थी। नहीं जी, अब आपके बस की बात नहीं है, अब कुछ हमारी बातें भी चलेंगी, सारी वही अपनी मनवा रहे थे। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। बड़े ध्यान से याद रखें इन सब चीज़ों को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। मतलब कौन से एक्ट में जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था,
फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल कि जो इंडियन से उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने मिलेगा, जो कार्य प्रणाली होती है उनमें इनको काम करने का मौका मिलेगा। तो वो इसी में मिले था ऑप्शन ए, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इनको मौका मिला था इंडियंस को कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में शेयर ले सकते हैं, हिस्सादारी ले सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ने हैं जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके बीच काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपने करके जाने हैं। ठीक है जी, चार्टर एक्ट हो गया हमारे पास, पूरा पूरा पढ़ के जाना है। ज़रूरी नहीं कि सारे इवेंट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से इवेंट किस किस टाइम आए थे। अब अगर मैं इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करूं, इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करूं, तो इसमें क्या होता था, एंड ऑफ द कंपनी मोनोपोली हुआ था, इवेंट इन द ट्रेड विद चाइना, चाइना के बीच इवन इन द, इसमें अब क्या हुआ था, ये जो था ना, इसमें अब उन्होंने क्या किया, जो टी का ट्रेड चाइना के साथ करते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है ना जी, ये जो 1833 की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी कमर्शियल थी, फिर इट बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये जो थी, ये पूरी जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी बन गई थी, और भी काफ़ी सारे इवेंट हैं इसके। तो इतना फिलहाल रखते हैं, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश हैड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेटिव थी उन्होंने इनको सेपरेट किया था किससे, एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होके थे, पहले दोनों ये इकट्ठे थे। तो पिट्स एक्ट ऑफ 1784 है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was the last charter act passed for the East India Company, so it was passed on the expiry of the Charter Act of 1833। जब ये एक्सपायर हुआ था तो उसके बाद ये लास्ट चार्टर एक्ट था 1853 का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। द चार्टर रिव्यूड बट नो सब्सटेंशियल चेंज वर मेड, रिव्यू किया गया था और कोई इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंज इसमें नहीं लाए गए थे। तो इतना आई थिंक ये आपके लिए ठीक रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन। जो टेरिटोरियल गवर्नेंस थे वो इस एक्ट में पूरे किए गए थे कि हाँ ये टेरिटोरियल जो है हमारा इतना रहेगा, इतना नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन आई थिंक इसका ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन रहेगा। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1861 में ये क्या था कि जो टेरिटोरियल डिवीजन है गवर्नेंस के इंडिया में अपने डिमार्केट किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो ब्रिटिश पावर थी, जो पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, वो सीधा ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, जो ब्रिटिश का क्राउन वहाँ पे बंदा आता था, जो गवर्नर जनरल होता था या विजराई होता था, उसको दी गई थी। तो वो किस एक्ट के हिसाब से दी गई थी, तो ये था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1947 के तहत पे। दिस इज द एक्ट, द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1970 दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब जो उनका नुमाइंदा होता था गवर्नर जनरल, सारी पावर उनके पास आ गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो इतने क्वेश्चन हैं, आप सबको 13 के 13 क्वेश्चन समझ आ गए। अगर समझ आ गए तो हमारे वीडियो लेक्चर को आप क्या करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितने भी आपके 6 to 12th जो NCERTs के हैं ना, NCERTs के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे लेवल अप करके दिए हैं मैंने। ठीक है ना, लेवल अप करके दिए हैं। वो अब नहीं रहेगा बच्चों वाला वन लाइनर नहीं, थोड़ा सा मतलब इतनी सारी एडवांसमेंट हो रही है, ये छोटे छोटे लेवल के ये तो सारे पढ़े हैं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेवल अप रखा हुआ है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया विद द सुप्रीम
कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, कौन सा एक ऐसा एक्ट था जिसने ये किया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया है विद सुप्रीम कंट्रोल विद सुप्रीम कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल रखेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा फिर स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अमंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द 1858 के जो प्रोविजन थे वो कौन कौन से थे। ठीक है जी, तो अगर इस क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट की बात करूं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन टेरिटरी वर ट्रांसफर टू द क्राउन, बिल्कुल ठीक है, ये इसका ऑप्शन बनता है। चलें जी, उसके बाद द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश अबॉलिश, खत्म कर गया था, बिल्कुल खत्म कर गया था, ये वाला भी इसका ऑप्शन ठीक बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, स्टेटमेंट 3 देखते हैं, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज टू बी नोन एज द विसराय, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उसको बाद विसराय आगे थे, बिल्कुल आगे थे, एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज आल्सो अपॉइंटेड, बिल्कुल अपॉइंट होते थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्टेटमेंट 4 रहेगी, द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द इंडिया वाज टू बी शेयर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द क्राउन, ये नहीं है, ये शेयर नहीं हुई थी। तो कोड की तरफ देखें, 1 भी ठीक है, 3rd भी ठीक है, 4th ये गलत है ऑप्शन, 1 भी ठीक है, 2nd भी ठीक है, 3rd भी ठीक है, तो यही रहेगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब आपके पास आएगा असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, रीजन मैं बोल रहा हूँ रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम द ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, तो ये ठीक है। अब उसके बाद है द रीजन इसका है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनीमोर, कि वो अब इंडिया को नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं, ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये ठीक है, असर्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो रीजन जो है इसका वो क्या है, ये गलत है, ये कुछ इसका रीजन नहीं बैठता, तो ए ठीक है और बी गलत है, बोथ नहीं है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ए ठीक है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द फर्स्ट attempt to introduce a representative and the popular element in the governance of India was made through, मतलब जो पहला अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ पॉपुलर एलिमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो किस एक्ट में इन्होंने मेंशन किया था, तो ऑप्शन ए सीधा इसका आंसर रहेगा, दैट इज इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1861, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कौंसल एक्ट 1861 के हिसाब से द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1861, तो ये कौन सा एक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो इसमें क्या किया था उन्होंने, सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, एक पोर्टफोलियो सिस्टम था, क्या इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद है द गवर्नर जनरल अलोडी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते थे, बिल्कुल ये वाले जो थे ऑर्डर प्रोमलगेट करते थे। ऑप्शन 3 रहेगा, स्टेटमेंट 3 रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस इन आगरा, तो ये भी है, तो तीनों के तीनों ठीक हैं, तीनों के तीनों, तो ऑप्शन सी इसका बनेगा, तो सी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा एक
एक्ट पास किया था टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो साइज है वो क्या करना था, इसमें इंक्रीज करना था। ठीक है जी, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ पीपल थे उनको ज़्यादा करना था। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 इसका आंसर रहेगा। सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा एक ऐसा एक्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की, उसने क्या किया था, उसको पावर मिली थी कि वो जो बजट होता है उसको डिस्कस करे। तो बजट किस में डिस्कस किया गया था? ऑप्शन बी इसका रहेगा 1892 वाले एक्ट में किया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कौन सा एक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने जो था वो प्रेजेंट किया था एक्ट में। तो अगर हम 21 वाले की बात करें तो 21 वाले का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मार्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वहाँ पे आपने मार्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, द मार्ले मिंटो रिफॉर्म वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर। किस ईयर में मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो डिक्लेयर हुआ था? तो अभी ऊपर देख लिया है 1909 में। तो ऑप्शन रहेगा आपके पास बी, दैट इज 1909 में, 1919 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था वो क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था या डिक्लेयर्ड हुआ था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया। जो कम्युनल इलेक्शन थे वो इंडिया में जो थे वो क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। तो कम्युनल यहाँ पे मैंने बात बोली है तो ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 थी इसमें ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। जितने भी मुस्लिम थे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1909। ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलॉटेड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले टाइम पे लेजिस्लेचर जो था वो किस एक्ट में इन्होंने बताया था? ठीक है जी, अलो किया था सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द, कुछ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बी बनेगा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909। देखो एक क्वेश्चन को वो कितने तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द एक्ट ऑफ 1909, 1919 का एक्ट किसके साथ एसोसिएट था? किसके साथ एसोसिएट था? तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर स्टेटमेंट वाला है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन जो तो वो रेफरेंस किए गए थे इन द कॉलोनियल इंडिया? पहला है मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट राइज द नंबर ऑफ द एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या उसने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो नंबर हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे? ठीक है, एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट ये रहेगी। अब आते हैं हम उपली वेट इसके ऊपर। तो ये वाली स्टेटमेंट रहेगी
हमारे पास सेकंड रहेगी इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव। क्या जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें इन्होंने ये की थी। पहला जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, किया था। तो थर्ड की बात, इट एम्पावर द लेजिस्लेटिव टू डिस्कस बजट और रिमूव द रेजोल्यूशन, बिल्कुल ये भी किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले टाइम पे जो इंडियन लेजिस्लेचर थी वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम पे इसको जो था बाई कैमरल चुना गया था। तो किस हिसाब से चुना गया था? तो 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का रहेगा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 का जो एक्ट था उसमें किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। डायआर्की एक टर्म है, डायआर्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर। डायआर्की थी जो वो किस एक्ट के तहत जो थी इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो मिंटो फोर्ड रिफॉर्म के तहत की गई थी। ऑप्शन बी इसका रहेगा आंसर 29 का। चलें जी क्वेश्चन नंबर 30 का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की रिफर्स टू, मतलब ये डायआर्की है क्या, ये डायआर्की है क्या, ये चीज़ हमने बतानी है। तो सीधा सीधा इसमें क्या होता है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट द प्रोविजन इनटू 2 कैटेगरी। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, आज वाले इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन ही रखते हैं, 30 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि याद भी होने चाहिए। ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें अराउंड मेरे ख्याल में इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल से नीचे अगर मैं जाता जाऊँ नीचे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो ज़्यादा मतलब ये दो, चलो साथ में ये दो भी डिस्कस कर लेते हैं तो ये वाली स्लाइड पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो 31 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव द मेन फीचर फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंडिया का जो मेन फीचर था वो किस में था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम नहीं था। डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर बिल्कुल था। ऑप्शन थर्ड रहेगा एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन बिल्कुल था। तो सेकंड और थर्ड रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, 32 के ऊपर चलते हैं, फिर आगे नई स्लाइड आ जाएगी 33 से, वो अलग से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोंटेग्यू क्लैमफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम 1919 वाला एक्ट कहते हैं, इसमें क्या था? पावर दी गई थी लोकल अथॉरिटीज़ को टू द लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशिंग द डायआर्की प्रोविजन, डायआर्की बनाया था। ऑप्शन 3 रहेगा द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट, क्या प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट था इसके लिए ऑर्डर हुआ था? तो ये रहेगा हमारा 32 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन की बात करें तो ये पावर तो नहीं दी गई थी, डायआर्की हुआ था, ये भी हुआ था। तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर रहेगा। तो ये 32 क्वेश्चन रहेंगे इस स्लाइड में, और भी नीचे काफ़ी सारे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं मैं सम अप करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ। होप है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सबकी अच्छी जा रही होगी। तो इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।